सुप्रभात आप सभी को। अब हम पढ़ेंगे आधुनिक गद्य साहित्य परंपरा का प्रवर्तन प्रथम उत्थान संवत 1925 से 1950 तक। आधुनिक गद्य साहित्य परंपरा का प्रवर्तन प्रथम उत्थान संवत 1925 से 1950। प्रकरण 1 गद्य का प्रवर्तन सामान्य परिचय। भारतेंदु हरिश्चंद्र का प्रभाव भाषा और साहित्य दोनों पर गहरा पड़ा और उन्होंने जिस प्रकार गद्य की भाषा को परिमार्जित करके उसे बहुत ही चलता, मधुर और स्वच्छ रूप दिया, उसी प्रकार हिंदी साहित्य को भी नए मार्ग पर लाकर खड़ा कर दिया। उनके भाषा संस्कार की महत्ता को सब लोगों ने मुक्त कंठ से स्वीकार किया और वे वर्तमान हिंदी गद्य के प्रवर्तक माने गए। मुंशी सदासुखलाल, जो मुंशी सदासुख की भाषा साधु जैसे है, तो पंडिताऊपन लिए थी। लल्लूलाल में ब्रजभाषापन और सदल मिश्र में पूर्वीपन था। राजा शिव प्रसाद का उर्दूपन शब्दों तक ही परिमित न था, वाक्य विन्यास तक में घुसा था। राजा लक्ष्मण सिंह की भाषा विशुद्ध और मधुर तो अवश्य थी, पर आगरे की बोलचाल का पुट उसमें कम न था। भाषा का निखरा हुआ रूप भारतेंदु की कला के साथ ही प्रकट हुआ। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने पद्य की ब्रजभाषा का भी बहुत कुछ संस्कार किया। पुराने पड़े हुए शब्दों को हटाकर काव्य भाषा में भी वे बहुत चलतापन और सफाई लाए। इससे भी बड़ा काम उन्होंने यह किया कि साहित्य को नवीन मार्ग दिखाया और वे उसे शिक्षित जनता के साहचर्य में ले आए। नए शिक्षा के प्रभाव से लोगों की जो विचारधारा थी बदल चली थी। उनके मन में देश हित, समाज हित आदि की नई उमंगें उत्पन्न हो रही थी। काल की गति के साथ साथ उनके भाव और विचार तो बहुत आगे बढ़ गए थे, पर साहित्य पीछे ही पड़ा था। भक्ति, श्रृंगार आदि की पुराने ढंग की कविताएं ही होती चली आ रही थी। बीच बीच में कुछ शिक्षा संबंधी पुस्तकें अवश्य निकल जाती थीं, पर देश काल के अनुकूल साहित्य निर्माण का कोई विस्तृत प्रयत्न तब तक नहीं हुआ था। बंग देश में नए ढंग के नाटकों और उपन्यासों का सूत्रपात हो चुका था, जिनमें देश और समाज की नई रुचि और भावना का प्रतिबिंब आने लगा था, पर हिंदी साहित्य अपने पुराने रास्ते पर ही पड़ा था। भारतेंदु ने उस साहित्य को दूसरी ओर मोड़कर हमारे जीवन के साथ फिर से लगा दिया। इस प्रकार हमारे जीवन और साहित्य के बीच जो विच्छेद पड़ रहा था उसे उन्होंने दूर किया। हमारे साहित्य को नए नए विषयों की ओर प्रवृत्त करने वाले हरिश्चंद्र ही हुए। उर्दू के कारण अब तक हिंदी गद्य की भाषा का स्वरूप ही झंझट में पड़ा था। राजा शिव प्रसाद और राजा लक्ष्मण सिंह ने जो कुछ लिखा था वह एक प्रकार से प्रस्ताव के रूप में था। जब भारतेंदु अपनी मंजी हुई परिष्कृत भाषा सामने लाए, तब हिंदी बोलने वाली जनता को गद्य के लिए खड़ी बोली का प्रकृत साहित्य रूप मिल गया और भाषा के स्वरूप का प्रश्न न रह गया। प्रस्ताव काल समाप्त हुआ और भाषा का स्वरूप स्थिर हुआ। भाषा का स्वरूप स्थिर हो जाने पर जब साहित्य की रचना कुछ परिमाण में हो लेती है, तभी शैलियों का भेद, लेखकों की व्यक्तिगत विशेषताएं आदि लक्षित होती हैं। भारतेंदु के प्रभाव से उनके अल्प जीवन काल के बीच ही लेखकों का एक खासा मंडल तैयार हो गया, जिसके भीतर पंडित प्रताप नारायण मिश्र, उपाध्याय बद्री नारायण चौधरी, ठाकुर जगमोहन सिंह, पंडित बालकृष्ण भट्ट मुख्य रूप से गिने जा सकते हैं। इन लेखकों की शैलियों में व्यक्तिगत विभिन्नता स्पष्ट लक्षित हुई। भारतेंदु में ही हम दो प्रकार की शैलियों का व्यवहार पाते हैं, उनकी भावावेश की शैली और दूसरी है तथ्य निरूपण की। भावावेश के कथनों में वाक्य प्रायः बहुत छोटे छोटे होते हैं और पदावली सरल बोलचाल की होती है, जिनमें बहुत प्रचलित अरबी फारसी के शब्द भी कभी कभी पर बहुत कम आ जाते हैं। जहाँ किसी ऐसे प्रकृष्ट भाव की व्यंजना होती है जो चिंतन का अवकाश भी बीच में छोड़ता है, वहाँ की भाषा कुछ अधिक साधु और गंभीर होती है। वाक्य भी कुछ लंबे होते हैं, पर उनका अन्वय जटिल नहीं होता। तथ्य निरूपण या सिद्धांत कथन के भीतर संस्कृत शब्दों का कुछ अधिक मेल दिखाई पड़ता है। एक बात विशेष रूप से ध्यान देने की है, वस्तु वर्णन या दृश्य वर्णन में विषयानुकूल मधुर या कठोर वर्ण वाले संस्कृत शब्दों की योजनाओं की जो प्रायः समस्त और सानुप्रास होती है, चाल सी चली आई है,
भारतेंदु में यह प्रवृत्ति हम सामान्य नहीं पाते। पंडित प्रताप नारायण मिश्र की प्रकृति विनोदशील थी, अतः उनकी भाषा बहुत स्वच्छंद गति से बोलचाल की चपलता और भाव भंगिमा लिए चलती है। हास्य विनोद की उमंग में वह कभी कभी मर्यादा का अतिक्रमण करती, पूर्वी कहावतों और मुहावरों की बौछार भी छोड़ती चलती है। उपाध्याय बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन के लेखों में गद्य काव्य के पुराने ढंग की झलक, रंगीन इमारत की चमक दमक बहुत कुछ मिलती है। बहुत से वाक्य खंडों की लड़ियों से गंधे हुए उनके वाक्य अत्यंत लंबे होते थे, इतने लंबे कि उनका अन्वय कठिन होता था। पद विन्यास में तथा कहीं कहीं वाक्यों के बीच विराम स्थलों पर भी अनुप्रास देख इंशा और लल्लू लाल का स्मरण होता है। इस दृष्टि से देखें तो प्रेमघन में पुरानी परंपरा का निर्वाह अधिक दिखाई पड़ता है। पंडित बालकृष्ण भट्ट की भाषा अधिकतर वैसी ही होती थी जैसी खरी खरी सुनाने में काम में लाई जाती है। जिन लेखों में उनकी चिड़चिड़ाहट झलकती है वे विशेष मनोरंजक हैं। नूतन पुरातन का वह संघर्ष काल था, इसमें भट्ट जी को चिढ़ाने की पर्याप्त सामग्री मिल जाया करती थी। समय के प्रतिकूल पुराने बद्ध मूल विचारों को उखाड़ने और परिस्थिति के अनुकूल नए विचारों को जमाने में उनकी लेखनी सदा तत्पर रहती थी। भाषा उनकी चटपटी, तीखी और चमत्कारपूर्ण होती थी। ठाकुर जगमोहन सिंह की शैली शब्द सुधान और अनुप्रास की प्रवृत्ति के कारण चौधरी बद्री नारायण की शैली से मिलती जुलती है, पर उससे लंबे वाक्यों की जटिलता नहीं पाई जाती। इसके अतिरिक्त उनकी भाषा में जीवन की मधुर रंगस्थलियों को मार्मिक ढंग से हृदय में जमाने वाले प्यारे शब्दों का चयन अपनी अलग विशेषता रखता है। हरिश्चंद्र काल के समय में सब लेखकों में अपनी भाषा की प्रकृति की पूरी परख थी, मतलब पूरी जानकारी थी। संस्कृत के ऐसे शब्दों और रूपों का वे व्यवहार करते थे जो शिष्ट समाज के बीच प्रचलित चले आते हैं। जिन शब्दों या उनके बीच जिन रूपों से केवल संस्कृत भाषी ही परिचित होते हैं और भाषा प्रवाह के साथ ठीक चलते नहीं, उनका प्रयोग वे बहुत औचट में पढ़कर ही करते हैं। उनकी लिखावट में उद्यमान और अवसाद ऐसे शब्द मिलते हैं न औदार्य, शौकार्य और मर्मौख्य जैसे रूप। भारतेंदु के समय में ही देश के कोने कोने में हिंदी लेखक तैयार हुए जो उनके निदान के उपरांत भी बराबर साहित्य सेवा में लगे रहे। अपने अपने विषय क्षेत्र के अनुकूल रूप हिंदी को देने में सबका हाथ रहा। धर्म संबंधी विषयों पर लिखने वाले जैसे पंडित अंबिकादत्त व्यास ने शास्त्रीय विषयों को व्यक्त करने में, संवाद पत्रों में राजनीतिक बातों को सफाई के साथ सामने रखने में हिंदी को लगाया। सारांश यह कि उस काल में हिंदी का शुद्ध साहित्योपयोगी रूप ही नहीं, व्यवहारोपयोगी रूप भी निखरा। यहाँ तक तो भाषा और शैली की बात हुई। अब लेखकों के दृष्टि क्षेत्र और उनका मानसिक अवस्थान लीजिए। हरिश्चंद्र तथा उनके समसामयिक लेखकों में जो एक सामान्य गुण लक्षित होता है वह है सजीवता या जिंदा दिली। सब में हास्य या विनोद की मात्रा थोड़ी या बहुत पाई जाती है। राजा शिव प्रसाद या राजा लक्ष्मण सिंह भाषा पर अधिकार रखने वाले झंझटों से दबे हुए स्थिर प्रकृति के लेखक थे। उनमें वह चपलता, स्वच्छंदता और उमंग नहीं पाई जाती जो हरिश्चंद्र मंडल के लेखकों में दिखाई पड़ती है। शिक्षित समाज में संचरित भावों को भारतेंदु के सहयोगियों ने बड़े अनुरंजन रूप में ग्रहण किया। सबसे बड़ी बात स्मरण रखने की यह है कि उन पुराने लेखकों के हृदय का मार्मिक संबंध भारतीय जीवन के विविध रूपों के साथ पूरा बना था। भिन्न भिन्न ऋतुओं में पड़ने वाले वे त्योहारों उनके मन में उमंग उठाते, परंपरा से चले आते हुए आमोद प्रमोद के मेले उनमें कुतूहल जगाते और प्रफुल्लता लाते थे। आजकल के समान उनका जीवन देश के सामान्य जीवन से विच्छिन्न न था। विदेशी अंधाड़ों ने उनकी आंखों में इतनी धूल नहीं झोंकी थी कि अपने देश का रूप रंग उन्हें सुझाई ही न पड़ता। काल की गति वे देखते थे, सुधार मार्ग भी उन्हें सूझते थे, पर पश्चिम की एक एक बात के अभिनय को वे उन्नति का पर्याय नहीं समझते थे। प्राचीन और नवीन संदेह स्थल पर खड़े होकर वे दोनों का जोड़ इस प्रकार मिलाना चाहते थे कि नवीन, प्राचीन और प्रवर्धित रूप प्रतीत हो, न कि ऊपर लपेटी हुई वस्तु।
विलक्षण बात यह है कि आधुनिक गद्य साहित्य की परंपरा का प्रवर्तन नाटकों से हुआ। भारतेंदु के पहले नाटक के नाम से जो 2-4 ग्रंथ ब्रजभाषा में लिखे गए थे, उनमें महाराज विश्वनाथ सिंह के आनंद रघुनंदन नाटक को छोड़ और किसी में नाटकत्व न था। हरिश्चंद्र ने सबसे पहले विद्या सुंदर नाटक का बंगला से सुंदर हिंदी में अनुवाद करके संवत 1925 में प्रकाशित किया। उसके पहले वे प्रवास नाटक लिख रहे थे, पर वह पूरा न हुआ। उन्होंने आगे चलकर ही अधिकतर नाटक ही लिखे। पंडित प्रताप नारायण मिश्र और बद्रीनारायण चौधरी ने भी उन्हीं का अनुसरण किया। खेद के साथ यह कहना पड़ रहा है कि भारतेंदु के समय में धूम से चली हुई नाटकों की वह परंपरा आगे चलकर बहुत शिथिल पड़ गई। रामकृष्ण वर्मा बंग भाषा के नाटकों का, जैसे वीर, नारी पद्मावती, कृष्ण कुमारी, अनुवाद करके नाटकों का सिलसिला कुछ चलाते रहे। इस उदासीनता का कारण उपन्यासों की ओर दिनों दिन बढ़ती हुई रुचि के अतिरिक्त अभिनयशालाओं का अभाव भी कहा जा सकता है। अभिनय द्वारा नाटकों की ओर रुचि बढ़ती है और उनका अच्छा प्रसार होता है। नाटक दृश्य काव्य हैं, उनका बहुत कुछ आकर्षण अभिनय पर अवलंबित रहता है। इस समय नाटक खेलने वाली जो व्यावसायिक फारसी कंपनियां थीं, वे उर्दू छोड़ हिंदी नाटक खेलने को तैयार न थीं। ऐसी दशा में नाटकों की ओर हिंदी प्रेमियों का उत्साह कैसे रह सकता था। भारतेंदु जी, प्रताप नारायण मिश्र, बद्रीनारायण चौधरी उद्योग करके अभिनय का प्रबंध किया करते थे और कभी कभी स्वयं भी पाठ लेते थे। पंडित शीतला प्रसाद त्रिपाठी कृत जानकी मंगल नाटक का जो धूमधाम से अभिनय हुआ था, उसमें भारतेंदु जी ने पाठ लिया था। यह अभिनय देखने काशी नरेश, महाराजा ईश्वरी प्रसाद, नारायण सिंह भी पधारे थे और इसका विवरण 8 मई 1868 के इंडियन मेल में प्रकाशित हुआ था। प्रताप नारायण मिश्र का अपने पिता से अभिनय के लिए मूंछ मुड़ाने की आज्ञा मांगना प्रसिद्ध ही है। कश्मीर कुसुम, राजतरंगिणी का कुछ अंश और बादशाह दर्पण लिखकर इतिहास की पुस्तकों की ओर, जयदेव का जीवन वृत्त लिखकर जीवन चरित्र की पुस्तकों की ओर हरिश्चंद्र ध्यान ले गए, पर उस समय इन विषयों की ओर लेखकों की प्रवृत्ति न दिखाई पड़ी। पुस्तक रचना के अतिरिक्त पत्रिकाओं में प्रकाशित अनेक प्रकार के फुटकर लेख और निबंध अनेक विषयों पर मिलते हैं। राजनीति, समाज दशा, देश दशा, ऋतु छटा, पर्व त्योहार, जीवन चरित्र, ऐतिहासिक प्रसंग, जगत और जीवन से संबंध रखने वाले सामान्य विषय जैसे आत्मनिर्भरता, मनोयोग, कल्पना, लेखों और निबंधों की अनेक रूपता को देखते हुए उनका वर्गीकरण किया जा सकता है। समाज दशा और देश दशा संबंधी लेख कुछ विचारात्मक पर अधिकांश भावात्मक मिलेंगे। जीवन चरित्रों और ऐतिहासिक प्रसंगों में इतिवृत्ति के साथ भाव व्यंजना भी गुंफित पाई जाएगी। ऋतु छटा और पर्व त्योहारों पर अलंकृत भाषा में वर्णनात्मक प्रबंध सामने आते हैं। जगत और जीवन से संबंध रखने वाले सामान्य विषयों के निरूपण में विरल विचारखंड कुछ उक्ति वैचित्र्य के साथ बिखरे मिलेंगे, पर शैली की व्यक्तिगत विशेषताएं थोड़ी बहुत लेखकों में पाई जाएंगी। जैसा कि कहा जा चुका है, हास्य विनोद की प्रवृत्ति इस काल के प्रायः सब लेखकों में थी। प्राचीन और नवीन के संघर्ष के कारण उन्हें हास्य के अवलंबन दोनों पक्षों में मिलते थे। जिस प्रकार बात बात में बाप दादों की दुहाई देने वाले, धर्म के आडंबर की आड़ में दुराचार छिपाने वाले पुराने खुसट उनके विनोद के लक्ष्य थे, उसी प्रकार पश्चिमी चाल ढाल की ओर मुंह के बल गिरने वाले फैशन के गुलाम भी। नाटकों और निबंधों की ओर विशेष झुकाव रहने पर भी बंग भाषा की देखा देखी नए ढंग के उपन्यासों की ओर भी ध्यान जा चुका था। अंग्रेजी ढंग का मौलिक उपन्यास पहले हिंदी में लाला श्रीनिवास दास का परीक्षा गुरु ही निकला था। उसके पीछे राधाकृष्ण दास ने निस्सहाय हिंदू और पंडित बालकृष्ण भट्ट ने नूतन ब्रह्मचारी तथा 100 अजान और 1 सुजान नामक छोटे छोटे उपन्यास लिखे। कौन? बालकृष्ण भट्ट ने नूतन ब्रह्मचारी और 100 अजान और 1 सुजान नामक छोटे छोटे उपन्यास लिखे। राधाकृष्ण दास ने निस्सहाय हिंदू, और उस समय तक बंग भाषा में बहुत से अच्छे उपन्यास निकल चुके थे। अतः साहित्य के इस विभाग की शून्यता शीघ्र हटाने के लिए अनुवाद आवश्यक प्रतीत हुए।
हरिश्चंद्र ने अपने पिछले जीवन में बंग भाषा के एक उपन्यास के अनुवाद में हाथ लगाया था पर पूरा न कर सके, पर उनके समय में ही प्रताप नारायण मिश्र और राधाचरण गोस्वामी ने कई उपन्यासों के अनुवाद किए। तदंतर बाबू गदाधर सिंह बंग विजेता और दुर्गेश नंदिनी का अनुवाद किया। संस्कृत की कादम्बरी की कथा भी उन्होंने बंगला के आधार पर लिखी। पीछे तो बालकृष्ण राधाकृष्ण दास, कार्तिक प्रसाद खत्री, रामकृष्ण वर्मा आदि ने बंगला के उपन्यासों के अनुवाद की जो परंपरा चलाई वह बहुत ही दिनों तक चलती रही। इन उपन्यासों में देश के सर्वसामान्य जीवन के बड़े मार्मिक चित्र रहते थे। प्रथम उत्थान का अंत होते होते तो अनुदित उपन्यासों का तांता बंधा गया, पर पिछले अनुवादकों का अपनी भाषा पर वैसा अधिकार न हुआ था। अधिकांश अनुवादक प्रायः भाषा का ठीक हिंदी रूप देने में असमर्थ रहे। कहीं कहीं तो बंगला के शब्द और मुहावरे तक ज्यों के त्यों रख दिए जाते थे, जैसे कांदना, सिहरना, धू धू करके आग जलना, छल छल आंसू गिरना इत्यादि। इन अनुवादों से बड़ा भारी काम यह हुआ कि नए ढंग के सामाजिक और ऐतिहासिक उपन्यासों के ढंग का अच्छा परिचय हो गया और स्वतंत्र उपन्यास लिखने की प्रवृत्ति और योग्यता उत्पन्न हो गई। हिंदी गद्य की सर्वोत्मुखी गति का अनुमान इसी से हो सकता है। 2500 पत्र पत्रिकाएं हरिश्चंद्र के जीवन काल में निकली, जिसके नाम नीचे दिए जाते हैं। अल्मोड़ा अखबार, हिंदी दीप्ति प्रकाश पत्र पत्रिकाएं हैं ये जो भारतेंदु हरिश्चंद्र के जीवन काल में निकली। तो अल्मोड़ा अखबार संपादक थे सदानंद सलवास 1928 संवत 1928। हिंदी दीप्ति प्रकाश 1929 कार्तिक प्रसाद खत्री। बिहार बंधु केशव राम भट्ट। सदादर्श दिल्ली श्रीनिवास दास। काशी पत्रिका 1933 बलदेव प्रसाद। शिक्षा संबंधी मासिक पत्रिका। भारत बंधु तोताराम अलीगढ़। भारत मित्र रुद्रदत्ता 1934 कलकत्ता से। मित्र विलास लाहौर से 1934 कन्हैयालाल। हिंदी प्रदीप प्रयाग 1934 में। हिंदी प्रदीप कब निकला? 1934 में प्रयाग से निकला है। पंडित बालकृष्ण भट्ट, यह मासिक पत्रिका थी। हिंदी प्रदीप कौन सी पत्रिका थी? मासिक पत्रिका। आर्य दर्पण शाहजहांपुर 1934 बख्तवार सिंह मुंसब बख्तवार सिंह। सार सुधा निधि कलकत्ता 1935 सदानंद मिश्र। आर्य दर्पण शाहजहांपुर 1934 बख्तवार सिंह। सार सुधा निधि कलकत्ता सदानंद मिश्र। उचित वक्ता दुर्गा प्रसाद मिश्र। सज्जन कीर्ति सुधाकर उदयपुर वंशीधर 1936। भारत सुदशा प्रवर्तक फर्रुखाबाद 1936 गणेश प्रसाद। आनंद कादम्बरी मिर्जापुर उपाध्याय बद्री नारायण चौधरी। मासिक पत्रिका है आनंद कादम्बरी 1938। देश हितैषी 1936 अजमेर। दिनकर प्रकाश लखनऊ 1940 रामदास वर्मा। धर्म दिवाकर कलकत्ता 1940 देवी सहाय। प्रयाग समाचार 1940 देवकी नंदन त्रिपाठी। ब्राह्मण कानपुर 1940 प्रताप नारायण मिश्र। शुभ चिंतक जबलपुर 1940 सीताराम। सदाचार मार्तंड जयपुर 1940 लालचंद्र शास्त्री। हिंदुस्तान इंग्लैंड राजा रामपाल सिंह। पीयूष प्रवाह काशी 1941 अंबिका दत्त व्यास। भारत जीवन काशी 1941 रामकृष्ण वर्मा। भारतेंदु वृंदावन 1941 राधा चरण गोस्वामी। कविकुल कंज दिवाकर बस्ती 1941 रामनाथ शुक्ल। इनमें से अधिकांश पत्र पत्रिकाएं तो थोड़े ही दिन चलकर बंद हो गईं, पर कुछ ने लगातार बहुत दिनों तक लोकहित साधन और हिंदी की सेवा की है, जैसे बिहार बंधु, भारत मित्र, भारत जीवन, उक्ति, उचित वक्ता, दैनिक हिंदुस्तान, आर्य दर्पण, ब्राह्मण, हिंदी प्रदीप। मित्र विलास सनातन धर्म का समर्थक पत्र था। कौन था? मित्र विलास सनातन धर्म का समर्थक था, जिसने पंजाब में हिंदी प्रचार का बहुत कुछ कार्य किया। ब्राह्मण, हिंदी प्रदीप और आनंद कादम्बरी साहित्यिक पत्र में थे, जिनमें बहुत सुंदर मौलिक गद्य प्रबंध और कविताएं निकला करती थी। इन पत्र पत्रिकाओं को बराबर आर्थिक कठिनाई को सामना करना पड़ता था। हिंदी प्रदीप को कई बार बंद होना पड़ा था। ब्राह्मण संपादक पंडित प्रताप नारायण मिश्र को ग्राहकों से चंदा मांगते मांगते थक कर कभी कभी पत्र में इस प्रकार याचना करनी पड़ती थी। 8 मास बीते जजमान,
अब तो करो दक्षिणा दान। बाबू कार्तिक प्रसाद खत्री ने हिंदी संवाद पत्रों के प्रचार के लिए बहुत उद्योग किया था। उन्होंने संवत 1928 में हिंदी दीप्ति प्रकाश नाम का एक संवाद पत्र और प्रेम विलासिनी नाम की एक पत्रिका निकाली थी। उस समय हिंदी संवाद पत्र पढ़ने वाले थे ही नहीं। पाठक उत्पन्न करने के लिए बाबू कार्तिक प्रसाद ने बहुत दौड़ धूप की थी। लोगों के घर जा जाकर वे पत्र सुना तक आते थे। इतना सब करने पर भी उनका पत्र थोड़े दिन चलकर बंद हो गया। संवत 1934 तक कोई अच्छा और स्थायी साप्ताहिक पत्र नहीं निकला था। अतः संवत 1935 में पंडित दुर्गा प्रसाद मिश्र, पंडित छोटूलाल मिश्र, पंडित सदानंद मिश्र और बाबू जगन्नाथ प्रसाद खन्ना के उद्योग से कलकत्ता में भारत मित्र कमेटी बनी और भारत मित्र पत्र बड़ी धूमधाम से निकला, जो बहुत दिनों तक हिंदी संवाद पत्रों में एक ऊंचा स्थान ग्रहण किए रहा। प्रारंभ काल में जब पंडित छोटू लाल मिश्र इनके संपादक थे तो भारतेंदु जी कभी कभी इसमें लेख दिया करते थे। उसी संवत में लाहौर से मित्र विलास नामक पत्र पंडित गोपीनाथ के उत्साह से निकला। इसके पहले पंजाब में कोई हिंदी का पत्र न था। केवल ज्ञान प्रदायिनी नाम की एक पत्रिका उर्दू हिंदी में बाबू नवीन चंद्र द्वारा निकलती थी, जिसमें शिक्षा और सुधार संबंधी लेखों के अतिरिक्त ब्राह्म मोहम्मद की बातें रहा करती थी। उसके पीछे जो हिंदू बांधाओ निकला उसमें भी उर्दू और हिंदी दोनों रहती थीं। केवल हिंदी का एक पत्र न था। कवि वचन सुधा की मनोहर लेख शैली और भाषा का मुग्धा होकर भी पंडित गोपीनाथ ने मित्र विलास निकाला था, जिसकी भाषा बहुत सुष्ठु और ओजस्विनी होती थी। भारतेंदु के गोलोकवास पर बड़ी ही मार्मिक भाषा में इस पत्र ने शोक प्रकाश किया था और उनके नाम का संवत चलाने का आंदोलन उठाया था। इसके उपरांत संवत 1935 में पंडित दुर्गा प्रसाद मिश्र के संपादन में उचित वक्ता और पंडित सदानंद मिश्र के संपादन में सार सुधा निधि, ये दो पत्र कलकत्ता से निकले। इन दोनों महाशयों ने बड़े समय पर हिंदी के एक बड़े अभाव की पूर्ति में योग दिया था। पीछे कालांकाकर के मनस्वी और देशभक्त राजा रामपाल सिंह जी अपनी मातृभाषा की सेवा के लिए खड़े हुए और संवत 1940 में उन्होंने हिंदुस्तान नामक पत्र इंग्लैंड से निकाला, जिसमें हिंदी और अंग्रेजी दोनों रहती थी। भारतेंदु के गोलोकवास के पीछे संवत 1942 में यह हिंदी दैनिक के रूप में निकला और बहुत दिनों तक चलता रहा। इसके संपादकों में देश पूज्य पंडित मदन मोहन मालवीय, पंडित प्रताप नारायण मिश्र, बाल मुकुंद गुप्त ऐसे लोग रह चुके हैं। बाबू हरिश्चंद्र के जीवन काल में अर्थात मार्च सन 1884 ईस्वी में बाबू रामकृष्ण वर्मा ने काशी से भारतीय जीवन पत्र निकाला। इस पत्र का नामकरण भारतेंदु ने किया। आधुनिक गद्य साहित्य का परंपरा का प्रवर्तन प्रथम उत्थान और प्रकरण 2 गद्य साहित्य परंपरा का प्रवर्तन प्रथम उत्थान से। अब हम लोग आगे और पढ़ेंगे। भारतेंदु हरिश्चंद्र, इनका जन्म काशी के एक संपन्न वैश्य कुल में भाद्र शुक्ल 5 संवत 1907 को और मृत्यु 35 वर्ष की अवस्था में माघ कृष्ण 6 संवत 1941 को हुई। संवत 1922 में ये अपने परिवार के साथ जगन्नाथ जी गए। उसी यात्रा में उनका परिचय बंग देश की नवीन साहित्यिक प्रगति से हुआ। उन्होंने बांग्लादेश में नए ढंग का जो सामाजिक था, देश देशांतर संबंधी ऐतिहासिक और पौराणिक नाटक, उपन्यास आदि देखी और हिंदी में वैसी पुस्तकों के भाव का अनुभव किया। संवत 1925 में उन्होंने विद्या सुंदर नाटक बंगला से अनुवाद करके प्रकाशित किया। इस अनुवाद में ही उन्होंने हिंदी गद्य के बहुत ही सुडौल रूप का आभास दिया। इसी वर्ष उन्होंने कवि वचन सुधा नाम की एक पत्रिका निकाली, जिसमें पहले पुराने कवियों की कविताएं छपा करती थी, पर पीछे गद्य लेख भी रहने लगे। 1930 में उन्होंने हरिश्चंद्र मैगजीन नाम की एक मासिक पत्रिका निकाली, जिसका नाम 8 संख्याओं के उपरांत हरिश्चंद्र चंद्रिका हो गया। हिंदी गद्य का ठीक परिष्कृत रूप पहले पहल इसी चंद्रिका में प्रकट हुआ था। जिस प्यारी हिंदी को देश ने अपनी विभूति समझा, जिसको जनता ने उत्कंठापूर्वक दौड़कर अपनाया, उसका दर्शन इसी पत्रिका में हुआ। भारतेंदु ने नई सुधारी हुई हिंदी का उदय इसी समय से माना है। उन्होंने कालचक्र नाम की अपनी पुस्तक में नोट किया है कि हिंदी नए चाल में ढली 1873 ईस्वी। इस हरिश्चंद्र हिंदी के आविर्भाव के साथ ही साथ नए लेखक भी तैयार होने लगे। चंद्रिका में भारतेंदु
आप तो लिखते ही थे बहुत से और लेखक भी उन्होंने उत्साह दे देकर तैयार कर लिए थे। स्वर्गीय पंडित बद्रीनारायण चौधरी बाबू हरिश्चंद्र के संपादन कौशल की बड़ी प्रशंसा किया करते थे। बड़ी तेजी के साथ वे चंद्रिका के लिए लेख और नोट लिखते थे और मैटर को बड़े ढंग से सजाते थे। हिंदी गद्य साहित्य के इस आरंभ काल में ध्यान देने की बात है कि उस समय जो थोड़े से गिनती के लेखक थे उनमें विदग्धता और मौलिकता थी और उनकी हिंदी होती थी। वे अपनी भाषा की प्रकृति को पहचानने वाले थे। बंगला, मराठी, उर्दू, अंग्रेजी के अनुवाद का वह तूफान जो 25-30 वर्ष पीछे चला और जिसके कारण हिंदी का स्वरूप ही संकट में पड़ गया था, उस समय नहीं था। उस समय ऐसे लेखक न थे जो बंगला की पदावली और वाक्य ज्यों के त्यों रखते हों या अंग्रेजी वाक्यों और मुहावरों का शब्द प्रति शब्द अनुवाद करके हिंदी लिखने का दावा करते हों। उस समय की हिंदी में न दिक अशांति थी, न कांदना सिहरना और छल अश्रुपात, न जीवन होड़ और कवि का संदेश था, न भाग लेना और स्वार्थ लेना। मैगजीन में प्रकाशित हरिश्चंद्र का 5वें पैगंबर, मुंशी ज्वाला प्रसाद का कविराज की सभा, बाबू तोताराम का अद्भुत अपूर्व स्वप्न, बाबू कार्तिक प्रसाद का रेल का विकट खेल आदि लेख बहुत दिनों तक लोग बड़े चाव से पढ़ते थे। संवत 1931 में भारतेंदु जी ने स्त्री शिक्षा के लिए बाल बोधिनी निकाली थी। इस प्रकार उन्होंने 3 पत्रिकाएं निकाली। इसके पहले ही संवत 1930 में उन्होंने अपना पहला मौलिक नाटक वैदिकी हिंसा न भवती नाम का प्रहसन लिखा, जिसमें धर्म और उपासना नाम से समाज में प्रचलित अनेक अनाचारों का जघन्य रूप दिखाते हुए उन्होंने राजा शिव प्रसाद को लक्ष्य करके खुशामदियों और केवल अपनी मान वृद्धि की फिक्र में रहने वालों पर छींटे छोड़े। भारत के प्रेम में मतवाले, देश हित की चिंता में व्यग्र हरिश्चंद्र जी पर सरकार की जो कुदृष्टि हो गई थी, उसके कारण बहुत कुछ राजा साहब ही समझ जाते थे। गद्य रचना के अंतर्गत भारतेंदु का ध्यान पहले नाटकों की ओर ही गया। अपनी नाटक नाम की पुस्तक में उन्होंने लिखा है कि हिंदी में मौलिक नाटक उनके पहले ही 2 लिखे गए थे, महाराज विश्वनाथ सिंह का आनंद रघुनंदन नाटक और बाबू गोपाल चंद्र का नहुस नाटक। कहने की आवश्यकता नहीं कि ये दोनों ब्रज भाषा में थे। भारतेंदु प्रणीत नाटक ये हैं: मौलिक, वैदिकी हिंसा न भवती, चंद्रावली, विशस्य विषमौषधम, भारत दुर्दशा, नील देवी, अंधेर नगरी, प्रेम योगिनी, सती प्रताप अधूरा है, विद्या सुंदर, पाखंड विडंबन, धनंजय विजय, कर्पूर मंजरी, मुद्रा रक्षा, सत्य हरिश्चंद्र, भारत जननी। सत्य हरिश्चंद्र मौलिक समझा जाता है, पर हमने एक पुराना बंगला नाटक देखा है जिसका वह अनुवाद कहा जा सकता है। कहते हैं कि भारत जननी उनके एक मित्र का किया हुआ बंगभाषा में लिखित भारत माता का अनुवाद था, जिसे उन्होंने सुधारते सारा फिर से लिख डाला। भारतेंदु के नाटकों में सबसे पहले ध्यान इस बात पर जाता है कि उन्होंने सामग्री जीवन के कई क्षेत्रों से ली है। चंद्रावली में प्रेम का आदर्श है। नील देवी पंजाब के एक हिंदू राजा पर मुसलमानों की चढ़ाई का ऐतिहासिक वृत्त लेकर लिखा गया है। भारत दुर्दशा में देश दशा बहुत ही मनोरंजक ढंग से सामने लाई गई है। विशस्य विषमौषधम देशी रजवाड़ों की कुचक्रपूर्ण परिस्थिति दिखाने के लिए रचा गया है। प्रेम योगिनी में भारतेंदु ने वर्तमान पाखंडमय धार्मिक और सामाजिक जीवन के बीच अपनी परिस्थिति का चित्रण किया है, यही उनकी विशेषता है। नाटकों की रचना शैली में उन्होंने मध्य मार्ग का अवलंबन किया। न तो बंगला के नाटकों की तरह प्राचीन भारतीय शैली को एक बारगी छोड़वे अंग्रेजी नाटकों की नकल पर चले और न प्राचीन नाट्यशास्त्र की जटिलता में अपने को फंसाया। उनके बड़े नाटकों में प्रस्तावना बराबर बनी रहती थी। पताका, स्थानक आदि का प्रयोग भी वे कहीं कर देते थे। यद्यपि सबसे अधिक रचना उन्होंने नाटकों की ही की, पर हिंदी साहित्य के सर्वोत्मुखी विकास की ओर वे बराबर दत्तचित्र है। कश्मीर कुसुम, बादशाह दर्पण आदि लिखकर उन्होंने इतिहास रचना का मार्ग दिखाया। अपने पिछले दिनों में वे उपन्यास लिखने की ओर प्रवृत्त हुए थे, पर चल बसे। वे शुद्ध वाणी के अत्यंत सरस हृदय कवि थे। इससे एक और तो उनकी लेखनी से श्रृंगार रस के ऐसे रसपूर्ण और मार्मिक कवित्व सवैये निकले कि उनके जीवन काल में ही चारों ओर लोगों के मुंह से सुनाई पड़ने लगे, और दूसरी ओर वह स्वदेश प्रेम से भरी हुई उनकी कविताएं चारों ओर देश के मंगल का मंत्र सा फूंकने लगी। अपनी सर्वोत्मुखी प्रतिभा के बल से एक ओर तो वे पद्माकर,
द्विजदेव की परंपरा में दिखाई पड़ते थे, दूसरी ओर बंग देश के माइकेल और हेमचंद्र की श्रेणी में। एक ओर तो राधा कृष्ण की भक्ति में झूमते हुए नई भक्तमाल गूंथते दिखाई देते थे, दूसरी ओर मंदिरों के अधिकारियों और टीकाधारी भक्तों के चरित्र की हंसी उड़ाते और मंदिरों, शिक्षा, स्त्री शिक्षा, समाज सुधार आदि पर व्याख्यान देते पाए जाते थे। प्राचीन और नवीन का सुंदर सामंजस्य भारतेंदु की कला का विशेष माधुर्य है। साहित्य के एक नवीन युग के आदि में प्रवर्तक के साथ में खड़े होकर उन्होंने यह भी प्रदर्शित किया कि नए या बाहरी भावों को पचाकर इस प्रकार मिलाना चाहिए कि अपने ही साहित्य के विकसित अंग से लगे। प्राचीन नवीन के उस संधि काल में जैसे शीतल कला का प्रचार अपेक्षित था, वैसी ही शीतल कला के साथ भारतेंदु का उदय हुआ, इसमें संदेह नहीं। हरिश्चंद्र के जीवन काल में ही लेखकों और कवियों का एक खासा मंडल चारों ओर तैयार हो गया। उपाध्याय पंडित बद्रीनारायण चौधरी, पंडित प्रताप नारायण मिश्र, बाबू तोता राम, ठाकुर जगमोहन सिंह, लाला श्रीनिवास दास, पंडित बालकृष्ण भट्ट, पंडित केशवराम भट्ट, पंडित अंबिका दत्त व्यास, पंडित राधा चरण गोस्वामी इत्यादि कई प्रौढ़ और प्रतिभाशाली लेखकों ने हिंदी साहित्य के इस नूतन विकास में योग दिया था। भारतेंदु का अस्त तो संवत 1941 में ही हो गया, पर उनका यह मंडल बहुत दिनों तक साहित्य निर्माण करता रहा। अनेक प्रकार के गद्य प्रबंध, नाटक, उपन्यास आदि इन लेखकों की लेखनी से निकलते थे। जो मौलिकता इन लेखकों में थी वह द्वितीय उत्थान के लेखकों में न दिखाई पड़ी। भारतेंदु जी में हम दो प्रकार की शैलियों का व्यवहार पाते हैं, उनकी भावावेश की शैली दूसरी है और तथ्य निरूपण की शैली दूसरी। भावावेश की भाषा में वाक्य प्रायः बहुत छोटे छोटे होते हैं और पदावली सरल बोलचाल की होती है, जिसमें बहुत प्रचलित साधारण फारसी, अरबी के शब्द भी कभी कभी पर बहुत कम आ जाते हैं। चंद्रावली नाटक के उद्धृत अंश देखते हैं हम लोग। झूठे झूठे झूठे, झूठे ही नहीं विश्वासघातक, क्यों इतनी छाती ठोंक और हाथ उठाकर लोगों को विश्वास दिया? आप ही सब मरते चाहे जहन्नुम में पड़ते। भला क्या काम था कि इतना पचड़ा किया? किसने उपद्रव और जाल करने को कहा था? कुछ न होता, तुम रहते, बस चैन था, केवल आनंद था। फिर क्यों यह विस्मय संसार किया बखेड़िए और इतने बड़े कारखानों पर बेहयाई परले सिरे की? नाम बिके, लोग झूठा कहें, अपने मारे फिरे, परवाह रहे शुद्ध बेहयाई, पूरी निर्लज्जता, लाज को जूतों मार के पीट पीट के निकाल दिया। जिस मोहल्ले में आप रहते हैं लाज की हवा भी नहीं जाती। हाय, एक बार भी मुंह दिखा दिया होता तो मत वाले बने क्यों लड़ लड़ कर सिर फोड़ते? काहे को ऐसे बेशर्म मिलेंगे हुक्मी बेहया हो। जहाँ चित्त की किसी स्थायी क्षोभ की व्यंजना है और चिंतन के लिए कुछ अवकाश है, वहाँ की भाषा कुछ अधिक साधु और गंभीर तथा वाक्य कुछ बड़े हैं पर अन्वय जटिल नहीं। जैसे प्रेम योगिनी में सूत्रधार के इस भाषण में, क्या सारे संसार के लोग सुखी रहें और हम लोगों का परम बंधु, पिता, मित्र, पुत्र सब भावनाओं से भावित, प्रेम की एकमात्र मूर्ति, सौजन्य का एकमात्र पात्र, भारत का एकमात्र हित, हिंदी का एकमात्र जनक, भाषा नाटकों का एकमात्र जीवदाता हरिश्चंद्र ही दुखी हो, नेत्रा में जल भरकर हाथ सज्जन शिरोमणे, कुछ चिंता नहीं। तेरा तो बाना है कि कितना भी दुख हो उसे सुख ही मानना। मित्र, तुम तो दूसरों का अपकार और अपना उपकार दोनों भूल जाते हो। तुम्हें इनकी निंदा से क्या? इतना चित्त क्यों क्षुब्ध रहते हो? स्मरण रखो, ये कीड़े ऐसे ही रहेंगे और तुम लोग बहिष्कृत होकर इनके सिर पर पैर रख के विहार करोगे। तथ्य निरूपण या वस्तु वर्णन के समय कभी कभी उनकी भाषा में संस्कृत पदावली का कुछ अधिक समावेश होता है। इसका सबसे बड़ा चढ़ा उदाहरण नील देवी के वक्तव्य में मिलता है। देखिए, आज बड़ा दिन है, क्रिस्तान लोगों को इससे बढ़कर कोई आनंद का दिन नहीं है, किंतु मुझको आज उल्टा दुख है। इसका कारण मनुष्य स्वभाव सुलभ ईर्ष्या मात्र है। मैं कोई सिद्ध नहीं कि राग द्वेष से विहीन हूँ। जब मुझे अंग्रेज रमणी लोग मेद सिंचित किश्म राशि, कृत्रिम कुंतल जूट, मिथ्या रत्नाकर भरण, विविधा वर्ण वसन से भूषित क्षीण कटिदेश कसे, निज निज पतिगण के साथ प्रसन्न वदन, इधर से उधर फर फल पुतली की भांति फिरती हुई दिखाई पड़ती है, तब इस देश की सीधी सादी स्त्रियों की हीन अवस्था मुझको स्मरण आती है
और यही बात मेरे दुख का कारण होती है। सॉरी दोस्तों, भाइयों बहनों, ये मैं सोई रही थी ना, तो इसके लिए मैंने अलार्म लगाया था जो बज रहा था। इसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। बीच में पढ़ते समय ये डिस्टर्ब हुए होंगे आप लोग। पर यह आगे हम लोग पढ़ते हैं। पर यह भारतेंदु की असली भाषा नहीं, उनकी असली भाषा का रूप पहले 2 अवतरणों में ही समझना चाहिए। भाषा चाहे जिस ढंग की हो, उनके वाक्यों का अन्वय सरल होता है, उसमें जटिलता नहीं होती। उनके लेखों में भावों की मार्मिकता पाई जाती है, वाग वैचित्र्य या चमत्कार की प्रवृत्ति नहीं। यह स्मरण रखना चाहिए कि अपने समय के सब लेखकों में भारतेंदु की भाषा साफ सुथरी और व्यवस्थित होती थी। उसमें शब्दों के रूप भी एक प्रणाली पर मिलते हैं और वाक्य भी सुसंबद्ध पाए जाते हैं। प्रेम घनादी और लेखकों की भाषा में हम क्रमशः उन्नति और सुधार पाते हैं। सम्मत 1938 की आनंद कादम्बिनी का कोई लेख लेकर 10 वर्ष पश्चात किसी लेख में मिलान किया जाए तो बहुत अंतर दिखाई पड़ेगा। भारतेंदु के लेखों में इतना अंतर नहीं पाया जाता। इच्छा किया, आज्ञा किया, व्याकरण, विरुद्ध प्रयोग अवश्य कहीं कहीं मिलते हैं। आप सभी को धन्यवाद। अब हम दूसरे नंबर से प्रताप नारायण मिश्र के बारे में आगे पढ़ेंगे अगली कक्षा में। धन्यवाद।